सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जीके डॉस इन हिंदी को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आप सभी को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीके डॉस इन हिंदी में। तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपके यूट्यूब पर आ ही गई होगी। तो चलिए ऑनलाइन हो जाइए। तो आप सभी को हम बता दें, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्विज होगी। तो मैक्सिमम हम इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 में से आप मैक्सिमम अपने 25 क्वेश्चनों के तो सही आंसर देने हैं मुझे कमेंट करके। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन हो जाइए और हमारी वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और इससे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगेगा। तो हम भारत की अर्थव्यवस्था में बेसिक टॉपिक से ही करेंगे। तो बेसिक टॉपिक्स में हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? नंबर 1 अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, नंबर 2 न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, नंबर 3 अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, नंबर 4 नियत प्रत्यय प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? नंबर 1 वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, नंबर 2 सरकार के पास रोकड़े में वृद्धि से, नंबर 3 मुद्रापूर्ति में कमी से, नंबर 4 मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। तो इसका सही आंसर होगा मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। चलिए हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो नंबर 1 अनुपातिक रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, न्यूनतम रिजर्व पद्धति, नंबर 4 परिवर्तित रिजर्व पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा न्यूनतम रिजर्व पद्धति। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जो मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? नंबर 1 आधार संरचना, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 कृषि, नंबर 4 सेवाएं। तो इसका सही आंसर होगा कृषि पर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर लोग अपनी पूंजी लगाते थे, मतलब। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 4 मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, बट अब रिजर्व बैंक से ही होता है लेन देन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर छठा क्वेश्चन, मुद्रा में अवमूल्यन से अभिप्राय है? नंबर 1 मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी, नंबर 2 मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। मुद्रा के बाहरी और आंतरिक दोनों मूल्य में कमी। किसी मूल्य के कंसेंट्रेट नोट का सरकार द्वारा वापस ले आना। इसका सही आंसर होगा मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। तो चलिए हम सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन में के कौन सा यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, जीडीआर, एसडीआर। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रो डॉलर। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर की जाती है? खरीदने की इच्छा, खरीदने की शक्ति, कर, निधि, विज्ञापन। तो इसका सही आंसर होगा खरीदने की शक्ति। तो आप सभी को ये बता दूं, ये सारे +1 +2 के एनसीईआरटी बुक्स में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बेसिक टॉपिक से हैं और +1 की इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे और +2 की इकोनॉमिक्स में, यहाँ तक कि 10th के इकोनॉमिक्स के बीच में क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लीजिए इनको। तो चलिए हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? नंबर 1 शिक्षा, उद्योग और कृषि, नंबर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, नंबर 3 यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, नंबर 4 उद्योग, व्यापार और यातायात। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक। तो चलिए हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई फॉर्म 1000 रुपये मूल्य
ने नए शेयर सीधे व्यक्ति को बेच दिए हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1000 रुपये की वृद्धि हुई। नंबर 2, सकल घरेलू उत्पादन में 1000 रुपये की वृद्धि हुई। नंबर 1, राष्ट्रीय आय में 1000 रुपये की वृद्धि होगी। नंबर 4, सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका सही आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पादक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था के आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? नंबर 1, मानव पूंजी। नंबर 2, भौतिक पूंजी। नंबर 3, सामाजिक उपरिलगत पूंजी। नंबर 4, कार्यशील पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा भौतिक पूंजी। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? नंबर 1, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। नंबर 2, वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट। नंबर 4, मुद्रास्फीति के द्वारा को नियंत्रित करना। नंबर 4, सामाजिक न्याय सुरक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो चलिए हम 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सभी वाणिज्य बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करेंगे। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा संविधिक नकदी अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। तीसरा है परिवर्ती रिजर्व अनुपात। इसका सही आंसर होगा संविधिक नकदी अनुपात। चलिए हम 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन करों शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्य के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। नंबर 2, निगम कर। नंबर 3, आयकर पर अधिभार। नंबर 4, पूंजीगत अभिलाभ कर। तो इसका सही आंसर होगा आयकर पर अधिभार। तो चलिए हम 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, व्यवसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करना एवं एक अंतःशास्त्रीय गतिविधि है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? नंबर 1, व्यवसाय अनुसंधान। नंबर 2, प्रबंध अनुसंधान। नंबर 3, प्रचालन अनुसंधान। नंबर 4, वाणिज्य अनुसंधान। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रचलन अनुसंधान। तो चलिए हम 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? नंबर 1, सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उत्पादन आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिशेष, नंबर निर्यात, ऋण, आयात। तो इसका सही आंसर होगा कुल उत्पादन आय। तो चलिए हम 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिस्थितियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? नंबर 1, प्रतिरक्षा। नंबर 2, सट्टा। नंबर 3, अंतरण वर्णन। नंबर 4, बाधक। तो उसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, बिक्री का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? नंबर 1, उपभोक्ताओं पर। नंबर 1, थोक व्यापारियों पर। नंबर 1, खुदरा व्यापारियों पर। नंबर 4, उत्पादकों पर। तो इसके सही आंसर होगा उपभोक्ताओं पर। तो चलिए हम 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुक बिल्डिंग का क्या है? किसी कंपनी के आय व्यय खाते तैयार करना। नंबर 1। नंबर 2, किसी कंपनी के लाभ और हानि विवरण की परिचालना करना। नंबर 4, विशिष्ट निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए आवेदन आमंत्रित करना। प्रकाशकों की गतिविधियों के, इसका सही आंसर होगा तीसरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय पर परिकलन करने की विधि को यह भी कहते हैं। नंबर 1, आय विधि। नंबर 2, मूल्य वर्धित विधि। नंबर 3, व्यय विधि। नंबर 4, निवलन उत्पादन विधि। तो इसका सही आंसर होगा निवलन उत्पादन विधि। नंबर 21वां क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को काम से
काम कितने मूल्य पर परिसमिति रखती है? नंबर 1 115 करोड़ रुपए, नंबर 5 85 करोड़ रुपए, नंबर 3 200 करोड़ रुपए, नंबर 4 210 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा 200 करोड़ रुपए। तो चलिए हम 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसमें राज्य को नहीं सौंपा जा सकता? नंबर रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल किराए और भाड़े पर कर, माल प्रेषण पर कर, सेवा कर। तो इसका सही आंसर होगा सेवा कर। तो चलिए हम 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवमूल्यन के से आंतरिक दाम प्राय नंबर 1 गिरते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही रहते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वैसे ही। 24वां क्वेश्चन है हमारा। भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नंबर 1 रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हों, नंबर 2 भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रभाव हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। इसका सही आंसर होगा भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रभाव हो। चलिए हम 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्गों के कंसेंट नोट किस दायित्व हैं? भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, उपभोक्ता सभी का। भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए हम 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक में के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा राशि से कम नहीं होनी चाहिए? नंबर 1 सेना और विदेशी प्रतिभूतियां, नंबर 1 सोना, नंबर 1 सरकारी प्रतिभूतियां, नंबर 1 सोना, विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी भूतियां। तो इसका सही आंसर होगा सोना और विदेशी प्रतिभूतियां। तो चलिए हम 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्था है जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। नंबर 1 घरेलू थोक व्यापार के लिए, नंबर 2 देश के बीच आंतरिक व्यापार के लिए, नंबर 3 घरेलू खुदरा व्यापार के लिए, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। हमारा 28वां क्वेश्चन है। बैंक दर वह दर है जिस पर नंबर 1 कोई भी बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, नंबर 2 भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकों को ऋण देता है, देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, ग्रामीण बैंक सहकारी समितियों को ऋण देता है। उसका सही आंसर होगा देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। चलिए 29वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से उस स्थिति को कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था ब्याज दर ऊंची हो जाती है? तो इसका सही आंसर बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी के प्रतिफल बढ़ जाती है। इसके सही आंसर उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से भारत सरकार गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? ब्याज का भुगतान, इमारत, सब्सिडी, रक्षा, वेतन और मजूरी। इसका सही आंसर है ब्याज पर भुगतान। इसका सही चलिए 31वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उधार लेना, नंबर 1 अनुसूचित बैंक दरों गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, नंबर 3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, केंद्रीय सरकार द्वारा बंद पत्रों और प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। चलिए 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? नंबर 1 हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, नंबर 2 भारतीय राज्य व्यापार निगम, नंबर 3 भारतीय खाद्य निगम, नंबर 4 दामोदर घाटी निगम। इसका सही आंसर होगा दामोदर घाटी निगम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको किए गए निवेशन को आधारित संरचनाएं में निवेश नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल उद्योग। इसका सही आंसर होगा नंबर 34वां क्वेश्चन है।
पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग की गिरावट का परिणाम होता है। नंबर 1, उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट। वास्तविक सकल और राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार में गिरावट। नंबर 3, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन और निवेश में वृद्धि। उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उत्पादन और साधनों की कीमतों में गिरावट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 35वां क्वेश्चन। तो इसका चलिए पढ़ते हैं। किसी निगम के लेनदार होते हैं? पहला ऑप्शन वार्ड होल्ड, नंबर 2 स्टॉक धारक, नंबर 3 दोनों बोर्ड और स्टॉक धारक, नंबर 4 अधिमान्य स्टॉक के धारक। तो इसका चलिए दोनों वार्ड और स्टॉक धारक। चलिए 36वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब स्तंभ मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब? नंबर 1 बेरोजगारी घटती है, नंबर 2 दाम बढ़ते हैं, नंबर 3 माल का संचय होता है, नंबर 4 बेरोजगारी पैदा होती है। तो इसका सही आंसर होगा माल का संचय होता है। 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 37वां क्वेश्चन है। माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफी नंबर 1 सभ्य की धनराशि है, कर राजस्व हो, प्राकृतिक साधन हो, स्वर्ण और या परिवर्तन मुद्रा हो। जिसका सही आंसर होगा स्वर्ण और या परिवर्तन मुद्रा हो। चलिए 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतुलन कीमत का अर्थ है नंबर 1 मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, नंबर 2 लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, नंबर 3 उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत, नंबर 4 लाभ को अधिकतम करने की निर्धारित कीमत। तो इसका सही आंसर होगा मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। तो चलिए हम 39वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जब सीमांत उपयोगी शून्य हो तब कुल उपयोगिता नंबर न्यूनतम होती है, नंबर 2 बढ़ती है, नंबर 3 अधिकतम होती है, नंबर 4 घटती है। इसका सही आंसर होगा अधिकतम होती है। चलिए 40वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला और उपयोग किया जाता है? नंबर 1 निजी आयकर, नंबर 2 निम्न कर, नंबर 3 भू राजस्व और नंबर 4 सीमा शुल्क। तो इसका आंसर हो भू राजस्व कर। चलिए 41वां क्वेश्चन है। भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है? नंबर 1 केंद्र सरकार, नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर 3 भारतीय स्टेट बैंक, नंबर 4 योजना आयोग। इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने निरपेक्ष को कुल देयता के प्रति बैंक का रोकड़ा धारित कैश होल्ड के अनुपात को क्या कहते हैं? नंबर 1 परिवर्तित रिजर्व अनुपात, नंबर 1 नकदी रिजर्व अनुपात, नंबर 1 सावधिक तरलता अनुपात, नंबर 4 न्यूनतम रिजर्व अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा नकदी रिजर्व अनुपात। तो चलिए 43वां क्वेश्चन है हमारा। निवेश किसके बराबर होता है? नंबर 1 सभी प्रकार के वस्तुपरक पूंजी का सकल योग, नंबर 4 सभी पूंजी के से टूटे फूटे घटाने और बाद में सकल योग यंत्र और उपस्कार का स्टॉक उपभोक्ता में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सभी प्रकार के वस्तु परत पूंजी वस्तु का सकल योग। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें हमें टेलीग्राम पर जाएं और सर्च मारें @GK-001। तो मैंने क्या कहा? @GK-001। चलिए 44वां क्वेश्चन है। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री घट को चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है? नंबर 1 पूंजी स्टॉक, नंबर 2 माल सूची इन्वेंटरी, नंबर 3 निवेशक, नंबर 4 निवल संपत्ति। तो इसका आंसर होगा माल सूची। नंबर 45वां क्वेश्चन है हमारा। सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? नंबर टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता व्यय, नंबर 1 प्रत्यक्ष करों से आय, नंबर 1 प्रत्यक्ष करों से आय, नंबर 1 पूंजी मूल्यह्रास। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा पूंजी मूल्यह्रास। तो चलिए 46वां क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत में कौन सा नगर चुना? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मंगलुरु।
तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। तो चलिए, रुपए दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्यांकन सबसे अधिक है? नंबर 1 पाउंड, नंबर 2 डॉलर, नंबर 3 यूरो, नंबर 4 सऊदी रियाल। तो इसका सही आंसर होगा पाउंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? नंबर 1 स्टॉक का क्रय विक्रय, नंबर 2 विदेशी मुद्रा की नीलामी, नंबर 4 प्रतिभूति में व्यापार, नंबर 4 स्वर्ण का क्रय विक्रय। तो चलिए इसका आंसर होगा प्रतिभूति में व्यापार। चलिए 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? नंबर 1 CRISIL, केयर, ICRA, IFCI। तो इसका सही आंसर होगा CARE। तो चलिए 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? नंबर 1 उद्यमिक द्वारा अतिरिक्त भुगतान, सरकार द्वारा अतिरिक्त भुगतान, राष्ट्रीय आय, नंबर 4 परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। तो आप सभी को बता दो, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है आपने लास्ट में। तो चलिए आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सरकार द्वारा अंतरिम भुगतान। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, जिसमें आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाती हैं, थोड़ी देर पहले ही। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं।